हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रज्वल। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिस पे अगर आपने काम कर लिया तो आप किसी भी कंपनी का प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम प्रज्वल सिन्हा है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और मेरी एक स्टार्टअप भी है। मैंने अपने करियर में सबसे पहले जब मैं कॉलेज में था तो जितने भी कॉलेज के अंदर कंपनीज आई थी उनका मैंने प्लेसमेंट क्लियर किया था। उसके बाद मैंने टीसीएस ज्वाइन किया। उसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग मेरी खत्म हुई मैं मैकेफी का मैंने ऑफ कैंपस इंटरव्यू दिया और वहां चला गया मैं। उसके बाद टोटल मेरे पास अभी 10 साल का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और मैंने आज तक 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया हुआ है मार्केट में। पिछले 7 सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आई एम बैंगलोर का अलमनस हूँ और मैंने कुछ एप्स बनाए हैं जो कि काफी फेमस हैं, काफी पॉपुलर हैं, जैसे भारत स्कैनर जो कि अभी न्यूज में भी था, गॉवजब अड्डा, टेस्टपॉट मेरे और प्लेटफॉर्म्स है, और मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है अमीगोस, जो कि एक सोशल नेटवर्क है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले जो जो नंबर वन पॉइंट है वो ये है कि रिज्यूमे अपना अच्छा बनाओ। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा रहेगा तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी रिक्रूटर के पास रिज्यूमेज आते हैं, उसके पास 500 1000 रिज्यूमे आ रहे होते हैं, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि वो हर रिज्यूमे को डिटेल में देखेगा। सबसे पहले वो देखेगा ओवरव्यू, देखने में अगर उनको अच्छा लग रहा है, उनको डिटेल्स जो चाहिए वो एक नजर में मिल जा रहा है, तो वो उसको रखेगा, उसको कंसिडर करेगा, या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि फर्स्ट राउंड जो है आपका वो रिज्यूमे ही होता है। अगर आपने ये रिज्यूमे अच्छा बना दिया, रिक्रूटर को पसंद आ गया, तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक गुड रिज्यूमे कैसा होता है, एक अच्छा रिज्यूमे का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले एक गुड रिज्यूमे में क्या होता है कि हेडर होता है। हेडर में आपके डिटेल्स होते हैं बेसिक, जैसे आपका नाम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, और एक फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं, जितने भी लोगों का मैं रिज्यूमे देखता हूँ, उनमें से ज्यादा लोगों के पास ये होता है कॉपी पेस्ट। किसी का देख लिया और कहीं से भी उठा के यहाँ डाल दिया, जिसका अगर खुद उनसे पूछा जाए कि आपने क्या लिखा है अपने रिज्यूमे में एज अ करियर ऑब्जेक्टिव, तो वो उनको खुद ही नहीं पता होता है। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आपको करियर ऑब्जेक्टिव खुद से लिखना है। आपको ये सोचना है कि आप क्या करना चाहते हो अपने करियर में, और उसको आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि एक एंड्रॉइड डेवलपर बनो, आप उसमें लिखेंगे कि आई वांट टू क्रिएट एप्लीकेशंस फॉर मोबाइल फोन यूजर्स, स्पेसिफिकली एंड्रॉइड इफ यू वांट, राइट। अगर आपको किसी और वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या बैकएंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे कि आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड बैकएंड डेवलपर। तो इस तरह की चीजें आपको मेंशन करनी होती है उसमें। बट आपको ओरिजिनल होना चाहिए, छोटा हो कोई सी दिक्कत नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए और आपका खुद का होना चाहिए। उसके बाद आता है एजुकेशन का सेक्शन। इसमें जो बहुत जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपने मार्क्स को मेंशन करना है। आप अगर अपना मार्क्स नहीं मेंशन करते हो तो जो भी इंटरव्यूअर होता है उसको ये लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो ही आपने नहीं लिखा हुआ है उसमें। बहुत ध्यान से मार्क्स लिखना है, किस ईयर में आपने पास किया ये भी बहुत जरूरी है, और कहाँ से पास किया है। आप अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम क्लियरली वहां पे लिखें, ये बहुत जरूरी है। और ये एक टेबल के फॉर्मेट में रखें। एज अ फ्रेशर आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि कम से कम बिना स्क्रॉल की यूजर को, तो रिक्रूटर उनको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो। जनरली कहा जाता है कि सिर्फ सिंगल पेज रिज्यूमे होना चाहिए किसी भी फ्रेशर का। बहुत सालों के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद आप जब लंबे चौड़े रिज्यूमे बना सकते हैं, बट शुरुआत में एक पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको स्किल्स ऐड करना है। स्किल्स, जो भी स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स की यहाँ बात हो रही है, और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्किल्स में आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट करते हो, जावा डेवलपमेंट करते हो, या किसी और चीज में हो, या आप अगर एमबीए स्टूडेंट हो तो आप एक्सेल पे कितने अच्छे से काम करते हो या स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, जिस भी चीज पे काम करते हो आपको वो मेंशन करना है इसमें। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है इसमें डालना, क्योंकि जितना भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे पूछा जाएगा। अगर आपने लिख दिया कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर से एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो इंटरव्यू का क्वेश्चन होगा वो उसके ही अराउंड होगा। अगर आप इसमें मेंशन करते हो एआईएमएल, तो पूरा इंटरव्यू उसके अराउंड ही रिवॉल्व करना शुरू कर जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से लिखना है और स्ट्रेटेजिकली आपको मूव करना है कि आप अगर ये चाहते हो कि आपका इंटरव्यूअर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो आप वहां पे मेंशन कर दो। आप उसमें स्ट्रांग हो, बस ये ध्यान रखना है। उसके आगे प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी है। जितने भी आपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको हल्के में नहीं लेना है। प्रोजेक्ट्स शो करता है कि आपके पास एक्चुअली काम करने की एबिलिटी है या नहीं है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपने थ्योरी लाके नंबर ले आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इस बाहर से खरीद के प्रोजेक्ट्स ना डालो, खुद से बनाने की कोशिश करें। और
टीम के साथ बनाएं, सिर्फ अकेले भी नहीं डालना है, क्योंकि ये किसी भी कंपनी का रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो भी उनके पास आए कैंडिडेट वो टीम प्लेयर हो। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि 2-3 लोगों का टीम होना चाहिए और आप एक्सप्लेन कर पाओ कि आपका रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में, दूसरे का रोल क्या था और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, क्यों आपने ये प्रोजेक्ट चूज किया। इसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने। इंटर्नशिप्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको एक्सपोजर देगा, ये आपको पूरे मार्केट का एक्सपोजर देगा, तो उसके बारे में भी डिटेल्स आपको मेंशन करना है। अचीवमेंट्स, अगर आपने डिबेट में पार्ट लिया है, अगर आपने किसी कोडिंग कंपटीशन में आपने जीता है कोई भी प्राइज, तो वो सब आप यहाँ मेंशन करें। प्लीज ऐसा ना हो कि बहुत पुरानी चीजें मेंशन करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 5th में कोई कंपटीशन जीता था स्पेलिंग का, तो वो सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 7th 8th में आपने जीता था, वो रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें फोकस आपको रखना है कि आपने इंजीनियरिंग के करियर में क्या क्या लिखा है, आपने जो ग्रेजुएशन के टाइम में आपने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, वो आपको मेंशन करना है इस जगह पे। उसके आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है पर्सनल डिटेल, जिसमें एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और हॉबीज डालना है। आप फादर्स मदर्स नेम भी डाल सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है। रिज्यूमे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपकी पर्सनल चीजें। एज एन इंटरव्यूअर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि काम की चीजें मुझे वहां मिले, क्योंकि स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है वहां पे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न टू कोड। डजेंट मैटर कि आप कौन से ब्रांच के हो, क्या डिग्री है आपका, क्या नहीं है, आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में हर चीज कोडिंग के थ्रू हो रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, बी इट अगर आप सीए भी हैं, अगर आप वहां भी जाएंगे तो भी आपको सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा, आपको टैली यूज करना पड़ेगा, क्विक बुक्स जैसे एप्लीकेशन समझने होंगे, देखने होंगे, तो प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से कोई भी इंजीनियर है, तो अल्टीमेटली हर जॉब जो आईटी सेक्टर में आज के टाइम में, मैकेनिकल के ब्रांच हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल्स हो या सिविल हो, सभी को अल्टीमेटली जाना पड़ता है कोडिंग के लाइन में। क्यों ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से ही शुरू कर दिया जाए कोडिंग सीखना। सिंपल सी चीज है, 6 महीने में कोई भी बहुत अच्छा कोडर बन सकता है, फोकस चाहिए होगा, तो उस पर ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे आपको ध्यान रखना है, जैसे C++, पाइथन शुरुआत है, बेसिक है, सबसे पहले वो पढ़ना है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स भी उतरना है। उसके बाद डीबीएमएस, ओएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है। ये सब कोर सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कि अगर आपको आता है तो आप अच्छी किसी भी लेवल पे आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, अगर आपको इन सब में आपकी अच्छी पकड़ है तो। डेटा स्ट्रक्चर्स पे और एल्गोरिथम्स पे खास तौर से ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, अमेजोन से लेके गूगल या फेसबुक, किसी भी कंपनी में चले जाओ, इंटेल, मैकफी, किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजीज पे कि आपको क्या सीखना चाहिए टेक्नोलॉजीज में। सो पाइथन ट्रेंड में है, सबसे पॉपुलर अभी लैंग्वेज है और जावा को ओवरटेक कर चुका है ये। पाइथन की डिमांड बहुत जबरदस्त है, हर जगह है, नेटवर्किंग से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, हर जगह है, तो पाइथन सीखना है। Django एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो कि काफी आपके काम आ सकता है। तो जितने भी एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं बड़े, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, पूरा हो गया, ये सब जैंगो पे बने हुए हैं। इसके बारे में आप गूगल कीजिए, पढ़िए और देखिए कि क्या है, ये कैसे करना है। 6 ट्यूटोरियल हैं इसके खुद के डॉक्यूमेंटेशन में, आप उसको फॉलो करेंगे, आपको शुरुआत में वेबसाइट बनाना आ जाएगा एक सिंपल तरीके से। उसके बाद इसके साथ आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी आपको सीखना पड़ेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। AIML अगर आप पढ़ रहे हो, आज के टाइम में फ्यूचर जो है वो AI और ML का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। इतनी भी चीजें हैं, क्योंकि हमारे पास इतना डेटा आ रहा है, इतना कैप्चर कर रहे हैं हम हर जगह से डेटा, हर कंपनी को चाहिए कि उससे मीनिंगफुल कुछ निकाल पाए। तो अगर आप जैसे आप CCTV का आप एग्जांपल ले लें, तो फेस रिकॉग्निशन बहुत बड़ी बात हो गई आज के टाइम में। मास्क डिटेक्शन के लिए अलग एल्गोरिथम चल रहा है कि कोई इंसान अगर मास्क पहना है या नहीं पहना, ये हम कैमरे से डिटेक्ट कर पाए, तो वहां AIML का यूज होता है। तो बहुत वास्ट इसका स्कोप है, सीखना होगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद फ्यूचर यही है। जिस तरह से 1990 में कहा जाता था कि कंप्यूटर साइंस फ्यूचर है, आज के टाइम में AIML ही है जो कि अगले 4-5 साल में चीज, जो जिनको ये आता होगा उनके पास बहुत अच्छे से जॉब होगा, वो सीखना है। रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और नोड जेएस, ये है आपके फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस, नोड जेएस बैक एंड टेक्नोलॉजी है जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके बैक एंड एप्लीकेशंस आपको बनाने का हेल्प करता है। ये जैंगो के इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट के लिए। बट रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है। रिएक्ट जेएस पे इंस्टाग्राम बना हुआ है, फेसबुक भी रिएक्ट को यूज करता है। एंगुलर गूगल का एक प्रोडक्ट है जो कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट में जाना है तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, जो कि कोर जावा या कॉटलिन में होता है। आज के टाइम में जो लैंग्वेज है नया, वो है कॉटलिन, जो कि गूगल ने 2-3 साल पहले ही निकाला है। तो जावा के बदले अब इसमें यूज होता है, इंप्रूवमेंट है, फास्ट है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। तो
कॉटलिन सीखना है अगर आपको, तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट आपको कॉटलिन में सीखना होगा, जो कि बहुत इंस्पायर्ड है जावा से। उसके बाद आपको अगर iOS में उतरना है तो आप स्विफ्ट सीख सकते हैं। iOS डेवलपमेंट में बहुत पैसे भी हैं, बट ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है सीखना। So, आपको शुरुआत में ही आपको एक चाहिए होगा, मैकबुक चाहिए होगा और एक आईफोन चाहिए होगा, ताकि आप टेस्ट कर पाए प्रोडक्ट को जो भी बना रहे हो आप। तो थोड़ा महंगा होता है, बट आपको रिटर्न भी उतना ही देता है, क्योंकि iOS में फ्रेशर्स को भी काफी अच्छी सैलरी मिलती है अगर आपके पास ऐप बनाने का एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद आते हैं फ्लटर और रिएक्ट नेटिव। ये क्या चीजें हैं? ये जो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव है, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए होता है। तो अभी तक क्या होता था कि आप जब ऐप बनाते थे तो एंड्रॉइड के लिए अलग कोड बेस बनाते थे, iOS के लिए अलग स्विफ्ट में कोड लिखते थे, और फिर दोनों को अलग अलग लॉन्च करते थे। अब गूगल ने क्या किया है कि उसने एक फ्लटर निकाला है। फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एक जगह कोड लिखेंगे और वहां से ही दो, iOS के लिए और एक एंड्रॉइड के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं एक साथ। तो वो सीखे क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। रिएक्ट नेटिव भी वही चीज है, बट वो फेसबुक के थ्रू है। रिएक्ट नेटिव पहले आ चुका था, फ्लटर रिसेंट आया है 2000, मेरे ख्याल से 2018 के मई में इन्होंने लॉन्च किया था। बट पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया फ्लटर में। तो फ्यूचर में अगर आप चूज करना है फ्लटर और रिएक्ट नेटिव में, तो मैं कहूंगा फ्लटर अब आप चूज करें। आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड उसको लाइव रखना है। क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने रिज्यूमे में मेंशन तो कर देते हैं कि यार हमने 5 प्रोजेक्ट पे काम किया, 6 प्रोजेक्ट पे काम किया, बट होता ये है कि इंटरव्यूअर को भरोसा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो एज अ इंटरव्यूअर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अगर बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि यार लिंक है, लाइव है कि नहीं है। अगर लाइव नहीं है तो वैसे भी उसको कंसिडर नहीं किया जाता, फिर मैं बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बट मुझे भरोसा नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड, अगर किसी और लड़के का रिज्यूमे, लड़की का रिज्यूमे आता है, उसने लिंक भी दिया हुआ है अपने लाइव प्रोजेक्ट्स का, तो वो बहुत इंप्रेसिव हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि यार इसने बनाया भी और वो दिख भी रहा है, तो मैं देख पाऊंगा, उनसे क्वेश्चन पूछ पाऊंगा, समझ पाऊंगा कोडिंग स्टाइल या कुछ भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन देख पाऊंगा किस तरह से ऑर्गेनाइज किया प्रोजेक्ट को। बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ आप गिटहब पे भी होस्ट कर सकते हैं अपने कोड बेस को, आप वो शेयर कर सकते हैं, या और उसको अच्छा होता है कि सीधा प्रोडक्ट लाइव हो जहां आप यूज कर पाए उस प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे इंजीनियरिंग के या ग्रेजुएशन के करियर में। आपके प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे फोकस रखना है। अगले में जाते हैं, वो है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको रियल लाइफ स्किल सिखाता है कि एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे काम हो रहा है। आप वहां जाते हो, आप देखते हो कि यार अच्छा इस कंपनी में ये टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, इस प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, तो आपको समझ में आता है। और कितनी बार ये होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा काम सीखते हो, तो कंपनीज आपको रख लेती हैं, बोलती हैं कि यार इसने 3 महीने तो हमारे यहाँ 3-4 महीने सीख ही लिया है, तो अब इसको बस 1 महीने और ट्रेन करके सीधा काम पे लगा देंगे। तो कंपनी को यही चाहिए, कंपनी एज एन इंटर्न किसी को इसलिए हायर करती है ताकि उनको बहुत ज्यादा पैसे भी ना देना पड़े और खुद ब खुद सीख भी ले, और बच्चों बच्चों को भी ये चाहिए कि यार बस सीखने को मिल जाए। यहाँ पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसा मैटर नहीं करता एक्सपीरियंस में। मैं अगर फ्रेशर होता और मुझे 2,000 रुपए भी मिल रहे होते इंटर्नशिप में, मैं चला जाता अगर काम अच्छा होता तो आप अपना चूज करो किस करियर में जाना चाहते हो। अगर वेब डेवलपमेंट जाना है तो वेब डेवलपमेंट के इंटर्नशिप को खोजो, बट काम सॉलिड होना चाहिए। काम अगर परफेक्ट होगा कंपनी के अंदर, आपको काम अच्छा मिलेगा, 2-3 महीने आप सीखोगे कुछ ना कुछ, और वो बहुत काम आएगा आपके करियर में। तो सीखने पे शुरुआत में ज्यादा फोकस देना है, पैसे के पीछे मत भागो। पैसे पैसे आएंगे, अगर आपको टेक्नोलॉजी आता है, आपको काम आता है, तो यार हर कंपनी को अच्छे लोग चाहिए होते हैं। वो अच्छा इंसान बनो, अच्छा एक डेवलपर बनो, अच्छा एक ग्रेजुएट बनो। अगर वो हो गया तो यार मिल जाएगा। और इंटर्नशिप बहुत सही तरीका है इसके लिए। तो प्लेटफॉर्म है अमीगोज, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उस पे जाओ, ऐप पे रजिस्टर करो, और आपको इंटर्नशिप भी लिस्ट हो रहे होते हैं काफी ज्यादा, तो वहां से प्रिपेयर करना शुरू करो और इंटर्नशिप में अप्लाई करो, कहीं ना कहीं लग जाएगा। उसके बाद काफी इजी हो जाता है एक इंडस्ट्री में अपना ट्रांजिशन लेना। ठीक है। आगे ये है कि लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो आज के टाइम में हैकर रैंक, हैकर अर्थ हो गया, कोडशेफ हो गया, फोर्सेस हो गया, कोड हो गया, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स है जहां आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हो। वहां चैलेंजेस आ रहे होते हैं, अलग अलग सिनेरियो बेस्ड चैलेंजेस होते हैं, आप उसको सॉल्व करो, सीखना शुरू करो। ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट 3-4 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आप अच्छे हो जाओगे, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जॉब लेने में कहीं पे भी। क्योंकि आज के टाइम में जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये पूछा जाता है, या फिर ऑनलाइन हैकाथन्स हो रहे होते हैं, कितने लोगों, जितनी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म पे वो अपने हैकाथन्स को कंडक्ट करती हैं, और अगर आप उनको क्रैक कर पाते हो, ही आपको क्लियर करके भेजा जाता है अगले राउंड में, जो कि इंटरव्यू या रिटर्न राउंड कंपनी का स्पेसिफिक होता है। तो ये बहुत जरूरी है।
कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट। थर्ड ईयर में एंट्री के टाइम ये बहुत सही टाइम होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाने का। तो देखिए अगर उससे पहले हैं तो जितनी जल्दी शुरू कर दें उतनी अच्छी बात है। अगला जाएंगे हैकाथन्स जितने भी हो रहे हैं ऑनलाइन, उसको आप देखिए, सर्च कीजिए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट नहीं होना है। अगर आप फर्स्ट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप फर्स्ट नहीं भी हो रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आप जीत रहे हो नहीं कोई भी बात नहीं है। बट वहां पे अपनी तरह के 40-50-100 लोगों से मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपको एक इंस्पिरेशन भी मिल रहा होता है और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो रहा होता है। तो किसी भी कंपनी को क्या चाहिए कि एक ऐसा इंसान जो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए उनके लिए। प्रॉब्लम ऐसा ना हो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दें और आप बस बैठ के 2-4 लाइन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वो नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि यार कोई अगर प्रॉब्लम मिल रहा है तो वो आप खुद ही सॉल्व कर पाए। तो इस पे ध्यान देना है। तो हैकाथन्स जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। प्लेटफॉर्म्स अगेन आपके पास कोडशेफ पे हो रहा होता है, हैकाथन्स हैकर रैंक पे हो रहा होता है, हैकर अर्थ पे हो रहा होता है, तो उन पे आप जाएं, एक्सप्लोर करें। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है ये 2 चीजें, तो इसके लिए मेहनत करनी होगी आपको। फिर मार्क्स बहुत जरूरी है यार। देखो 70% किसी कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, मैकेफी, कोई भी बड़ी कंपनी हो, वो आपसे बोलेगी यार 70% अबव थ्रू आउट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है ये शॉर्टलिस्टिंग के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप अगर एलिजिबल ही नहीं हो तो यार आगे कितना भी आपको आता हो आप क्लियर ही नहीं कर पाओगे एज अ फ्रेशर। हो सकता है 2 साल बाद आप चले जाओ उस बड़ी कंपनी में, लेकिन उससे पहले मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस पे ध्यान देना है, मार्क्स मेंटेन करो। अगर आप सेकेंड ईयर से पहले हो तो मेंटेन करना है कि 8 के ऊपर सीजीपीए हो या 80% के ऊपर रखना है आपको। अगर आप हो सके तो कोर्स के अगर एंड तक आपके पास 8 सीजीपीए रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट फर्स्ट ईयर स्कोरिंग होता है, आप उसके अंदर मार्क्स रखो। सेकेंड ईयर थोड़ा कम होता है, फिफ्थ सेमेस्टर भी थोड़ा कम होता है, बट सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8th सेमेस्टर बहुत स्कोरिंग होता है। तो वहां पे फोकस करके मार्क्स ले आना है ताकि टोटल आपका क्लियर हो पाए कट ऑफ, वो देखना है। बट क्योंकि कंपनीज थर्ड ईयर से ही आने लगती हैं, थर्ड ईयर के एंड में आप के पास कंपनीज आने लगती हैं, मेक श्योर कि थर्ड ईयर के एंड तक आपके पास रिजल्ट जब आए, तो आपके 6 सेमेस्टर के रिजल्ट आए तो आपका 8 सीजीपीए क्रॉस कर रहा हो। क्रॉस कर रहा हो, आप हर कंपनी में जा पा रहे हो, 8 नहीं तो 7 मिनिमम चलेगा, लेकिन मार्क्स अच्छा रखना है, मार्क्स पे ध्यान देना। और ये आपको आगे पढ़ाई में भी हेल्प करेगा। अगर आप कैट, जीआरई, जीमैट कहीं भी जाना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, तो आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो कैट में तो मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वो यही देखते हैं कि यार मार्क्स अगर अच्छा है तो वो कंसिस्टेंट है। तो आपने शुरू से पढ़ाई की, ऐसा नहीं है कि बस 10 दिन पढ़ के निकाल लिया। क्योंकि क्या क्या होता है, कितनी बार लोग शार्प होते हैं बट एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। आपको लगातार मेहनत करने वाला बनना है। अगर आपके पास वो स्किल है, हार्ड वर्किंग है, तो मार्क्स भी आपके ठीक होंगे और वो कंपनीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, जिनके मार्क्स अच्छे रहे हैं वो इन जनरल ज्यादा अच्छे कैंडिडेट होते हैं। सो अगर 2 कैंडिडेट है जो कि प्रोग्रामिंग भी अच्छे करते हैं दोनों ही, तो जिनके पास ज्यादा मार्क्स है मैं उनको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। इस बात पे ध्यान देना है। सो मैं आपको एज एन इंटरव्यूअर बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है आज तक इतने पूरे करियर में। इसका ध्यान रखना, मार्क्स मेंटेन करो आप जितना हो पाए। नहीं हो पाए तो यार अलग सॉल्यूशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कैंपस भी ड्राइव हो जाते हैं, इंटर्नशिप ले लो कहीं, या कम सैलरी की जॉब से शुरू कर दो, वो अलग बात हो जाएगी। बट अगर अच्छी कंपनीज में शुरुआत में एज अ फ्रेशर जाना है तो आपके पास मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तो इसका ध्यान रखना है। प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड राउंड। यार देखो एप्टीट्यूड से बहुत लोग भागते हैं, भागना नहीं है। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने 15 दिन लगा के कर दिया तो कैंपस प्लेसमेंट के लायक तो आप सीख ही जाओगे। बुक्स हैं, जैसे आप आर एस अग्रवाल का देख लें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की किताब आती है, बड़ी सिंपल है। उसी की पजल्स की भी बुक आती है, उसको आप देख लें। 2 चीजें जैसे मैंने किया था, मैंने हार्डली 1 सप्ताह या 10 दिन तैयारी किया था अपने टाइम पे, तो मेरे लिए मोर देन इनफ था, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करी है। तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, जो सिंपल टॉपिक्स हैं उसको सबसे पहले अच्छे से तैयारी कीजिए। आप बुक खरीदिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर एस अग्रवाल का, जितने चैप्टर्स हैं उनके जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर दो अच्छे से। अगर आपने वो कर लिया तो उतना ही मोर देन इनफ हो जाएगा आपके स्पीड के लिए। फिर एक्सरसाइज में उतरो, एक्सरसाइज सॉल्व करो जल्दी जल्दी जितना हो पाए। मॉक टेस्ट अगर करना है तो वो हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अमीगोज ऐप है, उस पर आप जाओ, AMIGOZ ऐप का नाम है, गूगल करो, स्टोर पे जाके डाउनलोड करो। उसमें आपको बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, वहां से तैयारी करो, ठीक है। तो एप्टीट्यूड राउंड तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड आपको प्रिपरेशन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस आराम से कर लिया। क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं कि मैं क्या कहूँ, लेकिन टाइम ही नहीं होता है आपके पास। 40-50 सेकंड या 1 मिनट होगा, तो आप जल्दी, आपको पढ़ना है, आपको उतना ही जल्दी सॉल्व करना है। जो ज्यादा कर पाएगा वो क्लियर कर पाएगा। तो यहाँ स्पीड की बात है, स्पीड इंप्रूव करना है। क्वेश्चंस के लेवल ठीक ठाक होते हैं, तो मैंने बुक्स का है उनको आप रेफर कीजिए, काफी हो जाएगा। थोड़ा एडवांस अगर सीखना है तो अरुण शर्मा
बुक आता है कैट के लिए, उनको पढ़ें आप। उनके एलओडी 1 को आप पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा आपको, बट प्रिपेयर आप वहां से करें। वैसे भागना नहीं है, सिंपल चीज होती है। आपकी मैथ्स कितनी भी खराब हो, ये 15 से 20 दिन आपको दिन भर लगा देना है। 15 से 20 दिन, हर घंटे, हर दिन में अगर आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली इसके लिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा एप्टीट्यूड राउंड। तो इसका ध्यान देना है, ठीक है। एप्टीट्यूड बहुत ध्यान से भाई। आगे जो है, रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू। आप अगर टीसीएस के इंटरव्यू में जा रहे हो, टीसीएस आ रही है, तो यार टीसीएस का पता होना चाहिए, रेवेन्यू क्या है, इसके सीईओ कौन है फिलहाल, राइट, सीटीओ कौन है, कहाँ हेडक्वार्टर है इस कंपनी का, कब कंपनी बनी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपसे इंटरव्यूअर कभी भी पूछ सकता है, एचआर राउंड में पूछ सकता है, टेक्निकल राउंड में पूछ सकता है कि यार आप बताओ हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो। अगर आपको होगा कि नहीं आता है, नहीं भी कुछ भी नहीं पता है, तो वो बोलेंगे यार ये कैसी बात होगी, सीरियस ही नहीं हो तुम जॉब के लिए। कि मैं जब गया था किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, तो मैंने सबसे पहले उसका पूरा ऊपर से नीचे विकिपीडिया छान लिया था। यार इस कंपनी में अभी क्या रेट चल रहा है, इसका रेवेन्यू कितना है, इसका स्टॉक क्या प्राइस है, इसके सीईओ कौन है, ये कब फॉर्म हुआ था, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो कॉग्निजेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, तो ये सबके बारे में पता करके रखो, जो कंपनीज आ रही होती है, जो मास रिक्रूटर्स हैं। ऑफ कैंपस कभी भी कॉल आए तो यार बस उस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ के चला जाना, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेगा, छोटा सा नोट बना लेना जरूर, राइट ऑल दीज थिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। ये चीज है जिसको आप चीट की तरह यूज करना। इंटरव्यू में घुसने के पहले बस एक बार वापस पढ़ लेना, 2-4 बार पढ़ना होगा, याद रह जाएगा वो, ठीक है। तो स्टॉक प्राइस इंपॉर्टेंट चीज है, कब कंपनी बनी थी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। मार्क्स की बात हो गई है कि यार मार्क्स तो बहुत जरूरी है। उसके आगे है कि अगर वो जो इंटरव्यूअर है उनको आपका एटीट्यूड पसंद आता है, तो यार आपको हायर कर लिया जाएगा। बात यह है कि जब एचआर राउंड हो रहा होता है या फिर टेक्निकल राउंड भी हो रहा होता है, तो इंटरव्यूअर ये देखता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। सो एटीट्यूड इन सच जो है, एज सच बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हो, इतना काफी नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो बट आपने आपको समझते हो कि यार मैं तो सबसे ज्यादा तेज हूँ, ऐसा नहीं चाहिए होता है कंपनी से। कोई नहीं आपको वैल्यू देने वाला है, कोई आपको नहीं हायर करेगा अगर आपको ये एटीट्यूड आपने दिखा दिया गलती से भी वहां पे। तो आपको हम्बल रहना है और आपको ये दिखाना है कि यार मैं कुछ भी सीखने को रेडी हूँ, कोई भी काम दे दो मैं कर लूंगा, अच्छे से करूंगा। तो अगर ये एटीट्यूड है तो कोई भी देखता है कि यार हाँ चलो इंसान अच्छा है, हायर कर लो इसको। तो अगर इंटरव्यूअर को आप इम्प्रेस कर पाते हो, उनको लगता है कि यार ये अच्छा इंसान है, ये अच्छा लड़का या लड़की है जो कि काम करेगा मेहनत से, तो वो आपको हायर कर लेंगे। तो इस पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है एचआर राउंड में, खास तौर से वो आपका बॉडी लैंग्वेज देख रहे होते हैं, वो आपका हैंड मूवमेंट देख रहे होते हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हो ये देख रहे होते हैं। तो आप आंसर कैसे देते हो, कितनी बार टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, देखा जाता है कि यार आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ दिया जाएगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो, किसी जगह पे दिल्ली में हो, तो आपको बोलेंगे कि यार ये बताओ कि मैं आपको अगर कोचिन भेज दूंगा, आप क्या ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे वहां पे, ठीक है। या फिर अगर मैं तमिलनाडु में, चेन्नई में भेज दूंगा, तो आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, राइट। आप अगर साउथ के किसी लोगों को बोल देंगे कि वो अगर आपको दिल्ली भेज दिया जाएगा जॉब के लिए, तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, राइट। तो ये से चेक किया जाता है कि यार आप क्या रिप्लाई कर रहे हो। पॉजिटिव रिप्लाई देना है किसी भी चीज में। मेरे से जब पूछा गया था, मेरे टीसीएस के इंटरव्यू में हमसे मेरे से पूछा था कि आप आर यू रेडी टू बी रिलोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया, तो मैंने बोला सर दुनिया में कहीं भी चला जाऊंगा, इंडिया की क्या बात है। तो ये इंटरव्यू जो था वो खुश हो गया, वो हंसने लगा, बोला हाँ यार सही बात बोल दिया है तुमने। तो ये बड़ा मैटर करता है, अगर आप इस तरह से इंटरव्यू में दोगे, खुश होके दोगे, पूरे कॉन्फिडेंस से दे रहे होगे, और इंटरव्यूअर को यार डरना नहीं, इंटरव्यूअर से कॉन्फिडेंस जरूरी है। तो अच्छे से बात करो, पर्सनालिटी अपना पूरा दिखाओ, क्लियर आप क्या हो कैसे हो। और अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो उस पर काम करो, बट आपको इस पे ध्यान देना होगा। सो ये 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको फोकस रखना है। अगर आपको बाकी किसी चीज प्रिपरेशन के लिए जाना है, तो अमीगोज एक सोशल नेटवर्क है, इसका एक ऐप है जिसमें इंटर्नशिप्स, इवेंट्स, स्कॉलरशिप्स, कॉम्पिटिशन्स, प्लेसमेंट मॉक टेस्ट, सब चीजें जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए होता है। एक सोशल नेटवर्क है तो उसमें आप शेयर कर सकते हो, फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हो, जितने कॉलेज मेट्स हैं। तो इसको डाउनलोड करना और देखना यार क्या होता है इसमें। मैक्सिमम चीजें आपको काम की मिल जाएगी, कॉम्पिटिशन्स का भी मिल जाएगा, स्कॉलरशिप भी मिल रहा होता है, इवेंट्स भी हो जाएगा, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। इसको यूज करना, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालना है नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि आंसर कर पाऊं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।